उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ एनपीसीआई रूरल साइड पे आप सभी लोग को जो एग्जाम होने वाले ना सेम उसी तरह यहाँ पे मैं आपको स्टेज 1 यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट और स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट दोनों पेपर को एक साथ यहाँ पे कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप सभी लोग को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग एक बात को नोट कर लेना, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो स्टेज 1 होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, इसके कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एडवांस टेस्ट में भी पूछ लेते हैं। तो आप सभी लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट दोनों के क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों आप सभी लोग को ये तो पता है कि इस बार जो एनपीसीआई नरोरा पे एग्जाम हो रहा है दोनों पेपर एक साथ होंगे। ठीक है, यानी कि आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद आपको आधा घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, इसके बाद एडवांस टेस्ट हो जाएगा। तो उसी पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये पता होगा। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग के मन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 50 क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं और 10 क्वेश्चन जी के जीएस के आते हैं। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो 3 नंबर दिया जाता है, यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग को एग्जाम पैटर्न समझ में आ गए ना। अब सीधा अपन डिस्कस करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि स्टेज 1 के मॉडल पेपर के बारे में। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ सकता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर वह 35 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए चूज करते हैं। ठीक है, अपन 888 पे 888 क्या करते हैं, 22 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ने की बात की गई ना, 800, ठीक, तो यहाँ पे हमने 888 पे 22 को जोड़ दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 910 आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसे 35 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने बारी पे जाता है, 22 बारी पे जाता है। तो ये आप सभी लोग को क्लियर है ना, यानी कि 22 ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अपन यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़ने पर 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, 22 को जोड़ने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन की हेल्प से किया है, आप सभी लोग अपनी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो 888 है ना, इस 888 पे अपन क्या करते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेके एक एक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन ए लिया, यानी कि 888 पे मैंने 22 को जोड़ दिया, जो कि ठीक है, जो कि 35 से पूरी तरह डिवाइड है। इतना आप सभी लोग को क्लियर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 5124 और यहाँ पे 1243 का अपने को यूनिट डिजिट निकालना है कि क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे लास्ट क्या है दोस्तों, 4 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, तो इनका अपन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना है, 20 आ रहा है और 20 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। सिंपल है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट पे कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, प्रिलिमिनरी टेस्ट के क्वेश्चन, मैथ वाले क्वेश्चन एडवांस टेस्ट में भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग इन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे सीरीज है 10 और यहाँ पे 20 है, इसके बाद यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 240 है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग के मन पे एक छोटा सा टिप जाग रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि यदि अपन 10 पे 1 का गुणा करते हैं तो 10 ही आता है। ठीक है, 10 में अपन 2 का गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 पे यदि अपन 3 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 60 पे यदि अपन 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। इसी तरह से यदि अपन 240 पे 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। सिंपल सा था, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी है कि नहीं, आप सब लोग खुद बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 है, इसके बाद मैंने दशमलव हटा के पूरे जीरो काउंट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितनी बारी जीरो आएगा, 5 बारी जीरो आएगा। इतना ही आएगा ना, आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने एक जीरो ये काट दिया, एक जीरो ये काट दिया। ठीक है, तो 1/10,000 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर देगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शानदार है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 3/7 है और यहाँ पे 18/5 है। इसका अपने को एलसीएम निकालना है।
ठीक है। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना, एलसीएम निकालने की बात की गई है, तो ऊपर वाली चीजों का क्या होता है, हमेशा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 18 का 18 ही आएगा। और नीचे वाली जो संख्या यहाँ पे रहती है ना, इसका अपन क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 7 और 5 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे एचसीएफ पूछा होता तो यहाँ पे मतलब रिवर्स हो जाता। ठीक है, ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते। ठीक है, आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अपने को ये फाइंड करना है। यहाँ पे क्या बोला है, 7 क्रमागत संख्याएं और यहाँ पे औसत कितना है, 33 है। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, 33 के कौन से स्थान पे रहेगा, बीचों बीच रहेगा ना। ठीक है, यानी कि 33 के 3 पीछे भी संख्या रहेगी और 3 आगे भी संख्याएं रहेंगी। और संख्या कैसी है, क्रमागत है, यानी कि 1 2 3 इस तरह से है। तो यहाँ पे 33 है, 33 के बाद कितना आ जाएगा, 34 आएगा, 34 के बाद 35 और 35 के बाद 36 आएगा। तो 36 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन था, आप सभी लोग ट्रिक लगा सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, रखत ने एक परीक्षा पे 82% अंक प्राप्त किए। रखत ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए। ठीक है, यदि उसने 656 अंक प्राप्त किए, यानी कि क्वेश्चन पे क्या बता दिया गया है, 82% की वैल्यू कितनी है, 656। ठीक है, 82% मतलब उसका पूर्णांक कितना था, 656 था। इतना आप सभी लोग को क्लियर है ना। तो 1% की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप ये बताइए। 1% की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8 वाली, 8 ही आएगा ना। यानी कि 6 से 56 पे आप जब 82 का भाग देंगे तो 8 आएगा, क्लियर है। और किसी भी संख्या मतलब किसी भी एग्जाम का पूर्णांक कितना होता है दोस्तों, हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। सिंपल था, आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे डाउट रहता है आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी लोग के बताने के लिए ही बैठा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप सभी लोग इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करने लगना। ठीक है, आप सभी लोग ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा बचपन पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। आपने पढ़ा ना, इसलिए बस आपको यही करना है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 52 है, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 48 है। तो 52 और 48 को आप जोड़ दीजिए और 52 और 48 को आप घटा दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना है, 100 है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 400 आ गया। सिंपल था, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन था ना, आप सभी लोग सॉल्व कर लिए ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आपको लगे है, यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे x की पावर 5। ठीक है, हम सबसे पहले इसे इस तरह से लिख देते हैं, ये लिखते हैं मैंने। ठीक है, इसकी पावर क्वेश्चन पे कितनी दी गई है, कोष्टक पे कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, और इसका अपने को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के साथ। इतना ही आपने को करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप x की पावर 5 पे x की पावर 4 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, x आएगा। x की पावर 1 आएगा तो आप 1 लिख दे सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कोष्टक पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप सभी लोग को क्लियर है कि नहीं है? मैंने यहाँ से यहाँ काट दिया तो यहाँ पे x आए और x की पावर 3 मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग को क्लियर है ना। मैंने कुछ इस तरह से सॉल्व कर दिया, जैसे कि मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे x है ना, तो मैं x को x स्क्वायर इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे x स्क्वायर ये लिख दिया। ये कट गया, ये कट गया, तो x बस आखिरी पे बचा। ठीक है, तो आप सभी लोग इतना तो समझ सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एडवांस टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं ना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, एक घन का किनारा कितना है, घन का किनारा यहाँ पे कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, तो घन यहाँ पे क्या है, घनाकार कमरे पे सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि घन घन कैसा होता है, कुछ इसी तरह से होता है ना, मैं बना देता हूँ। ये होता है घन, कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे लंबा विकर्ण कौन सा रहेगा, ये वाला इसका सबसे लंबा विकर्ण रहेगा ना। तो इसी की वैल्यू क्वेश्चन पर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे घन का किनारा कितना है, घन का किनारा, घन का किनारा यहाँ पे कितना है दोस्तों, आप बताइए। घन का किनारा है 12 मीटर, इतना ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों अपने को क्या करना है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालना है। तो सबसे लंबी छड़ कितनी होगी दोस्तों, सबसे
लंबी छड़। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे लंबी छड़ बराबर क्या हुआ दोस्तों, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण यही होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, a अंडर रूट 3 यही होता ना। और क्वेश्चन पे a की वैल्यू कितनी दी गई है, क्वेश्चन पे a की वैल्यू 12 दी गई है। तो 12 अंडर रूट 3 यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। सिंपल था, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ तो आ गए ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 32 है, 32 के बाद यहाँ पे 45 है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। इसके बाद फिर से यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, फिर से यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है। ऐसे है ना, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे 4 फिर से बढ़ गया ना, इसके बाद यहाँ पे फिर 3 बढ़ा है। इसके बाद क्या बढ़ेगा दोस्तों, प्लस 4 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। सिंपल था, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, सफेद और लाल कंचे का अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, यदि लाल कंचों की संख्या 150 है तो सफेद कंचों की संख्या कितनी होगी, अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे सफेद, यहाँ पे मैंने लिख दिया सफेद कंचे यहाँ पे कितने हैं, आप यहाँ खुद बताइए। सफेद कंचे यहाँ पे है 3, और यहाँ पे लाल कंचे का अनुपात कितना है, लाल यहाँ पे कितने कंचे हैं दोस्तों, 5, यानी कि इनका अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, लाल कंचों की संख्या क्वेश्चन पे कितनी बताई गई है, 150, यानी कि ये इसका कितने गुना है, 50 गुना है। ठीक है, सर यहाँ पे इसका 30 गुना आएगा ना, गलत बोल दिया सॉरी। तो ये इसका कितने गुना आ जाएगा, 30 गुना आ जाएगा। तो इसी तरह से सफेद कंचे भी इसके कितने गुने रहेंगे, 30 गुने रहेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, 90। ठीक है, सफेद कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बारी आता है, अपने को ये बताना है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा होगा। और मैं आपको बता दूं, नरोरा का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था ना, सेम टू सेम एज इट इज यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग सोच लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तैयार है ना। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताऊंगा, सीधे आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप सभी लोग लिख के भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लिख के कौन ट्राई करे। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर है कि दोस्तों 1 से 100 तक की पूर्णांक लिखने पर जीरो कितनी बारी आता है, 11 बारी आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 3, 7, 18 से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, 3, 7, 18 से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, अपने को ये बताना है। यानी कि अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम सीधे सीधे निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3, 7, 18 इसका अपने को एलसीएम निकाल देना है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को ट्रेन की लंबाई निकालना है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई तो आप सभी लोग के मन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लंबाई का फॉर्मूला तो अपने को पता नहीं। तो आप सभी लोग को दूरी का फॉर्मूला तो पता है ना, दूरी बराबर क्या होता है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी लंबाई एक ही हुआ। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, समय इंटू चाल, यही होता ना। आप सभी लोग करके देख लीजिएगा, समय इंटू चाल यही होता है, चाल इंटू समय, बात वही मैंने बता दिया। ठीक है, समय यहाँ पे कितना है, 12 सेकंड है, और यहाँ पे चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सभी लोग मुझे ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे सेकंड है। तो आप किसी एक में परिवर्तित करना पड़ेगा, और परिवर्तित कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मीटर है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45 है ना, इसको अपने को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5/18 के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी लोग को ये तो समझ आ गया ना। अब आप सब लोग इसे काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 से काट देता हूँ, तो 4 बारी पे जाएगा, ये 6 बारी पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना इतना। तो दोस्तों आप सब लोग को इतना क्लियर है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे आप 2 से काट दीजिए, तो 2 बारी ये कट गया, 3 बारी ये कट गया। ठीक है, इसके बाद आप इसे 45 से काट दीजिए, तो ये 15 बारी पे जाएगा। ठीक है, अब आप इनका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2, 15 और 5 इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग मुझे ये बताइए दोस्तों, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा,
ठीक है, आप इसे काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 300 को 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 4 संख्याएं जो कि समानुपात में है, तो y की वैल्यू कितनी होगी अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे 39, यहाँ पे मैंने अनुपात लिख दिया, इसके बाद समानुपात बोले तो समानुपात मैंने लगा दिया 17, और यहाँ पे मैंने y लिख दिया। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। इसे आप इसे लिख सकते हैं 39 के 117 बराबर 17 अपन y, ये आ गया। ठीक है, तो आप इसे काट दीजिएगा, 39 एकम 39, 39 या 117 होता है, और 3 और 17 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 600 माइनस ए बराबर 200 का 85% है, तो ए की वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 600 माइनस ए बराबर से 200, 200 का बोला ना, तो यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया, 65 पर मतलब यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, कोई दिक्कत नहीं है। 45 यहाँ पे 2 और 65 का अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 600 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए बराबर ये है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 600 से यदि अपन 130 को घटा देते हैं तो 470 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन यहाँ पे कितना है, 6000 है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे दर कितनी है, 12% है, और यहाँ पे 12 माह बोला है ना, माह बोला है, तो अपन इसमें किस में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, इसे अपन कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, यानी कि 15 को अपन 15 में कैसे लिख सकते हैं, 15/12 ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गया। ठीक है, अब आप सभी लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 12 इंटू 15/12, यही आएगा ना, ये लेता ना, तो 12 से 12 यही कट गया। ठीक है, तो 15 और 60 को जब आपस पूरा कर देंगे तो 15 छक्का 90 हुआ, और एक जीरो यहाँ पे है, तो 900 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सब लोग को समझ तो आ गए ना, और भी डाउट हो ना पूछ लीजिएगा, सिंपल था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुलक का मतलब परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, आप मुझे बताइए। तो बहुलक का डेफिनेशन क्या होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हो वही उस मतलब आंकड़े का बहुलक होता है। तो आप मुझे ये खुद बताइए कि यहाँ पे 23 कितनी बार रिपीट है, 1 2 3, यहाँ पे 4 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यानी कि 23 यहाँ पे 6 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 23 इस आंकड़ों का बहुलक होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर ही लिए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों सीधा मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं जनरल साइंस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैथ वाले क्वेश्चन को तो आपने निपटा दिए ना, अब सीधा आते हैं साइंस वाले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे क्या बोला गया दोस्तों, सौर पैनल पे निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नवंबर 2023 से एग्जाम हुआ था ना, सेम टू सेम एज इट इज यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपको विश्वास न हो तो आप सभी लोग अपने साथी वगैरह से पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट से भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका आप सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, दोस्तों सौर पैनल बनाने पे आप किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पीसीआईएल ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये देके आप सारा स्टडी मटेरियल मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ 29 रुपये में मैं आपको 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर, 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट के मॉडल पेपर और जितने भी मेरे नोट्स थे ना, सारे नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये मॉडल पेपर जो रहेंगे ना, इनके विधिवत सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पूरे मॉडल पेपर का मैं यहाँ पे डिस्कशन कराऊंगा। तो 29 रुपये पे दोस्तों आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, इन मॉडल पेपर को प्राप्त करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, दही बनना एक प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है जिसमें क्या शामिल होता है। तो दही कैसे बनता है दोस्तों, जीवाणु से ही बनता है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग क्लियर है ना, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन
को अपन किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मीथेन मतलब मार्स गैस। मार्स गैस मतलब दोस्तों CH4, ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है ना, आफर एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्लांटोपैटर का जो एग्जाम होता है ना, एडवांस टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि 3 नंबर डायरेक्ट आपको एडवांस टेस्ट में इससे बेनिफिट हो गया। ठीक है? तो आप सभी लोग समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? जो आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है ना, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन कभी-कभी एडवांस टेस्ट में भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी के कारण कौन-सा रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी के कारण क्या हो जाता है दोस्तों? एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विटिकल्चर से क्या है? तो विटिकल्चर क्या है दोस्तों? अंगूरों की खेती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक मौलिक मात्रा है? तो मौलिक मात्रा क्या है दोस्तों? आपको ये बताना है। यानी कि मूल मात्रक यहाँ से इनमें से कौन सा है आपको ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सोच समझ के दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको 5 सेकंड की टाइमिंग भी देता हूँ, आप सभी लोग सोचिए। होपफुली आप सभी लोग सोच लिए होंगे, 5 सेकंड इतने ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों समय। समय यहाँ पे मूल मात्रक है। ठीक है ना? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और व्युत्पन्न मात्रा क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ बनते हैं, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और मूल मात्रा क्या होते हैं? मूल मात्रा स्वतंत्र होते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके आंकड़ा वाले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे क्या बोला है? धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। और ये वाला क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम पे पूछा गया था, एनपीसीएल पे ही। ठीक है? एनपीसीएल तारापुर पे ये वाला क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। ठीक है? धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी लोग को पता होगा 206 होती है। क्लियर है ना? ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है? एक्यूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्यूआई मतलब क्या हुआ दोस्तों? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सब लोग गाँव से हट के आप सभी लोग के फ़ोन पे एक मैसेज आता होगा ना एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ठीक है? तो आप सब लोग उस पे देख लीजिएगा। फुल फॉर्म कभी-कभी पूछ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग के नरोदा वाले एग्ज़ाम पे 2021 से, ठीक है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो आप सब लोग मुझे ये बताइए कि एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जा चुका है। ठीक है? तो इस तरह से एक्यूआई का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आप सभी लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कराते चलता हूँ और पीवाईक्यू भी कराते चलता हूँ। ठीक है? तो प्लीज आप सभी लोग, मैंने ईमानदारी से सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, तो प्लीज ईमानदारी से भी आप सभी लोग पढ़िएगा। और सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से आपके एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो थर्मामीटर पे आप कौन सी धातु का यूज करते हैं दोस्तों? पारे का यूज करते हैं। ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्मामीटर यानी कि पारे का ही यूज होगा ना। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो तापमान को अपन किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों? बताइए। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तापमान को अपन मापते हैं दोस्तों पाइडोमीटर की मदद से। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है दोस्तों? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। दोस्तों आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना, यहाँ पे मैं मतलब बायो वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी तीनों इंक्लूड हो जाते हैं, तब जनरल साइंस शब्द बनते हैं ना। तो आप सभी लोग डाउट मत कीजिएगा। बायो वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे स्टेज 1 पे पूछ लेते हैं। इजी इजी क्वेश्चन देते हैं, आप ना भी पढ़ेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी आपको पता होगा कि स्टेज पर सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहते हैं, ठीक है? तो दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का हिस्सा नहीं है? ठीक है? तो आप सब लोग को ये पता होगा कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी मतलब क्या हुआ दोस्तों? बताइए। एचआईवी मतलब हुआ एड्स। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है? दोस्तों एड्स के परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे पूछा जा चुका है। एलिसा टेस्ट बोलते हैं ना, आप सभी लोग उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इको मार्क का लोगो क्या है? ठीक है? आपको ये बताना है कि भारत में जो इको मार्क का लोगो बनता है ना, लोगो मतलब सिंबल बनता है, उसमें क्या होता है? तो इको मार्क के लोगो में क्या है दोस्तों? मिट्टी का घड़ा है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम पे पूछा जा चुका है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? यहाँ पे मुख्य घटक की बात की गई है ना, तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ठीक है? ऑप्शन
ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था और एग्जाम पे पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके एनपीसीएल एग्जाम या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कोई से भी यूनिट का एग्जाम हो, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस रिसाव के कारण हुआ है? ठीक है, तो आपकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी वाला, तो कौन सी गैस रिसाव हुआ? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? तो केचुआ किससे रिलेटेड है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो केचुआ केचुआ किस संघ से रिलेटेड है? एनीलिडा संघ से रिलेटेड है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान होता है दोस्तों 7। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दोस्तों आप सभी लोग ये बोलेंगे कि ये तो जीके का क्वेश्चन आ गया। तो आपके सिलेबस पे जीके का क्वेश्चन वाला टॉपिक है ना, जीके और करंट अफेयर पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा साबरमती से की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक का नाम क्या था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों, आपको ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ये तो पता होगा दोस्तों, जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, सबसे पुरानी श्रेणी हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हिमालय जो है तो नई श्रेणी है। ठीक है, तो आप सब लोग देख याद करके चलिएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यानी कि यूटी की संख्या कितनी है? 7 है। और स्टेट कितने हैं दोस्तों भारत में? इंडिया में कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। आपको ये पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे भारत को 180 देशों में कौन से स्थान मिले हैं? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पे पूछा जा सकता है। करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 159वां स्थान मिला है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग याद कर लेंगे ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय के पहल है? तो डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय के पहल है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? भूवैज्ञानिक मंत्रालय की। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैत्री युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया गया था? तो मैत्री युद्धाभ्यास की बात की गई है ना, तो मैत्री युद्धाभ्यास किस किस देशों के बीच होते हैं दोस्तों? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 6 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आप सभी लोग से मेरे एक और क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ठीक है, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं आप मुझे ये बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात रैमल का नामकरण किस देश ने किया है? ठीक है, दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, रावत वाटा का जो एग्जाम हुआ था 2019 से, हूबहू एचटीसी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो रैमल चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है दोस्तों? ओमान ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, आप सभी लोग समझ गए ना, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों ने स्टेज 1 को अच्छी तरह सॉल्व कर लिया होगा। आप सभी लोग मुझे अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एडवांस टेस्ट यानी कि स्टेज 2 के बारे में। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि एडवांस टेस्ट में भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स के और 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिया जाता है और यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलती है। तो आप सभी लोग को एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया ना। दोस्तों यहाँ पे पहला कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इसी वेग में सफेद और लाल
कंसों की संख्या कितनी है? 3:5 के अनुपात में है। अगर लाल कंसों की संख्या 150 हो तो सफेद कंसों की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बस आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अनुपात अनुपात लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे मैंने व्हाइट कंचे लिख दिया और यहाँ पे रेड कंचे लिख दिया। अब यहाँ पे व्हाइट का अनुपात कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3 है और रेड यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे 5 की वैल्यू दी गई है। 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यानी कि रेड पेंसिल की संख्या कितनी है? 150 दी गई है। 5 की वैल्यू यहाँ पे 150 है, यानी कि ये इसका 30 गुना है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों व्हाइट पेंसिल कितनी होंगे दोस्तों? इसका 30 गुना हो जाएंगे, यानी कि सफेद कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर था। आप सभी लोग को समझ आया ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है? 320 400 से कितने प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है। इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इनका आंसर निकालिए। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आता है दोस्तों? इनका आंसर आता है 80। दोस्तों क्या बोला है? 320 400 से, किससे? 400 से। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों? बटे पे क्या आएगा? 400 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत ही हमने 100 लिख दिया। ठीक है, तो ये 4 जीरो 2 जीरो 2 जीरो ये कट गया और यहाँ पे याद है दोस्तों 20 चौको 80, यानी कि 20% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था। आप सभी लोग को समझ तो आ रहा है ना? अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला है? एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी दी गई हैं? एक त्रिभुज है जैसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मेरे को लग रहा है। एक जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कितनी है? 3 4 और 5 है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है, आप सभी लोग सुने होंगे। 3 5 और 4 का यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है। 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 5 क्या हो गया? काइंड हो गया। ये इसका क्या होगा दोस्तों? ऊंचाई हो गई और ये इसका आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 आधार यानी कि बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। यहाँ पे 1/2 आएगा। यहाँ पे बेस कितना है दोस्तों? 4 है और हाइट यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे इसका आंसर आ जाए दोस्तों 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर था। आप सभी लोग को समझ आ गया ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक साइनिक दी गई है। आप सभी लोगों ने 11th पे पढ़ा होगा। यदि आपने 11th पे नहीं पढ़ा तो 12th से जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, अपने को इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों? जब अपन इसे सॉल्व करेंगे ये वाले टर्म तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, तो अपन जब इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसका इसका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा लेकिन बीच में माइनस चला जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। आप सभी लोग को समझ आ रहा है ना? इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले 3 का यहाँ पे एक से एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आया ना? अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसका पक्षांतर यहाँ तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा -5। तो 3 और यहाँ पे -5 था, -5 को यहाँ पे लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2√2 ये आ जाएगा प्लस माइनस। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहा। तो आप सभी लोग को समझ आ गया ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे रूमर्स लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसे कितने अक्षरों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूमर लिखा हुआ है अक्षर, तो इसे कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे लेटर को काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने लेटर हैं दोस्तों? यहाँ पे हैं 6 लेटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आपको ये देखना है यहाँ पे कोई रिपीट तो नहीं है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर 2 वाली रिपीट है, तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका प्रसार करते हैं। तो 6 का फैक्टोरियल जब अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे फैक्टोरियल मैंने लगा दिया। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये कट जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 में 12, 12 पंचे 60, 60 पे इसका गुणा करा देंगे 6 का तो कितना आ जाएगा? 360। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहा। ठीक है, 360 ही इसका करेक्ट आंसर आएगा ना? आप सभी लोग एक बार मिलान कर लीजिए दोस्तों। 360 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो 360 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है? दीर्घवृत्त कितना है? एक्स स्क्वायर अपन 25, वाई स्क्वायर अपन
49। तो यहाँ पे 1 बराबर 1 लिखा हुआ है, तो इसकी नाभि लंब की लंबाई अपने को ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए दोस्तों, जो दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एक बराबर 1 होता है। यही होता है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? ए स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 25। ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 49। इसकी तुलना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और बी को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बी को अपन 7 भी लिख सकते हैं और एक यहाँ ए को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं। यही आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो नाभिलंब होता है, दीर्घवृत्त का नाभिलंब क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीर्घवृत्त का नाभिलंब। नाभिलंब इसी क्वेश्चन है। तो दीर्घवृत्त का जो नाभिलंब होता है क्या होता है दोस्तों? 2a स्क्वायर अपॉन बी, ए होता है दीर्घवृत्त का नाभिलंब, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों? ए की वैल्यू को आप फाइंड कर दीजिए, लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे कितनी दी गई थी? ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी 25। ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 50 बटे 7। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ना, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर ही सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया है, यानी कि यहाँ पे एक सीरीज दी गई है। अब आपको ये बताना है कि इसका 14वां पद क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद हमने यहाँ पे लिख दिया 14। अब यहाँ पे सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर कितना आ जाएगा दोस्तों? दूसरे पद से पहले पद को या फिर तीसरे पद से दूसरे पद को इस तरह से आप घटा सकते हैं। सर्वांतर आ जाएगा दोस्तों 10 माइनस 14 बराबर यहाँ पे -4, यहाँ पे सर्वांतर आ गया। अब अपने को कौन सा पद निकालना है दोस्तों? 14वां पद निकालना है। ठीक है। तो 14वां पद क्या होगा? a प्लस 14 माइनस 1, यहाँ पे कोष्टक रहेगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? a प्लस 13, डी यही आएगा ना। अब a की वैल्यू कितनी थी? 14 थी, और यहाँ पे 13 आ जाएगा, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? -4 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? -52, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है। तो जब आप इसे घटाए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे केंद्र क्या है? केंद्र यहाँ पे है -1 -2, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी r है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो दोस्तों वृत्त का समीकरण क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो वृत्त का एक समीकरण होता है x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे r का स्क्वायर रहता है। इसी तरह से वृत्त का समीकरण रहता है ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे केंद्र कितना है? ठीक है। केंद्र यहाँ पे कितना है? 1 -2 है, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? r है। ठीक है। तो यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? a की वैल्यू यहाँ पे है 1, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? b की वैल्यू यहाँ पे है -2, और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? r की वैल्यू है 4। ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने x -a लिख दिया। ठीक है। इस तरह से y माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा ना पहले से, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दे, और आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4 है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इतना तो आप सभी लोग कर लेंगे ना। ठीक है। जब आप इसका प्रसार कर देंगे ना दोस्तों, तो मैं इसका सीधा आंसर आपको लिख के बता देता हूँ। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। आप इतना इसका प्रसार कर लीजिएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। इतना तो कर लेंगे ना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी डाउट आता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बिंदु क्या है? P और Q, इनके बीच को अपने की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने P और यहाँ पे Q लिख दिया। ठीक है। अब अपने को इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले करना है x2 माइनस x1। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बता दूंगा, ये जैसे कि एक यहाँ पे x1 हुआ, ठीक है, ये y1 हुआ, ये z1 हुआ। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये x2 हुआ, y2 हुआ, और ये z2 हुआ। इसी तरह से ना ये कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से करना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे कितना है? x2 की वैल्यू कितनी है? -4 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों z2 कितना है दोस्तों? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे
Z1 कितना है दोस्तों 4 है, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इतना ही आपका है, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, यही आएगा ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 45, अंडर रूट 45, अंडर रूट 45 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 अंडर रूट 5, यही लिख सकते हैं ना। यदि आपको समझ नहीं आया तो ऐसा कर सकते हैं, 9 × 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको 45 को, और 9 का वर्गमूल कितना हो, अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 3, अंडर रूट 5, ये आ गया ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो y बराबर एक्स ई एक्स लिखा है, ठीक है। तो जब भी एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, यहाँ पे 2 टर्म दिए हुई हैं, ठीक है। तो इसका अवकलन जब अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले पहले टर्म को लिखेंगे दोस्तों, पहले टर्म को छोड़ के सेकंड वाले टर्म को करेंगे। तो डी डी अपॉन डी एक्स ई एक्स का अवकलन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरे टर्म को पहले लिखना है और यहाँ पे पहले टर्म का अवकलन कर देना है, ये, ठीक है। तो जब आप इसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स ई एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा ई एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ई एक्स को कॉमन लिख देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों एक्स और यहाँ पे एक आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है आपको ये बताना है, तो कौन से ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो तो आप मेरे से फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आप सभी लोग को समझ आया, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका प्रसार कर देना है। तो इसका आप जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है। एक का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 आई, यही आएगा ना। तो आई स्क्वायर बराबर कितना होता है दोस्तों, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। तो -1 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आई। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोच लीजिए। होपफुली आप सभी लोग ने कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जब भी दोस्तों ये लॉग को यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे x -7 तो रहेगा और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब x को यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 12। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सरल है, आप सभी लोग कर ही सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता ना। तो आपको क्या करना है, ए की जगह क्या है दोस्तों 52 है और बी की जगह 48 है, तो अपन इसे लिख देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 52 में से 48 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और जब अपन इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग स्वयं सॉल्व कीजिए, इससे आप सभी लोग को नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तैयार हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इसका प्रसार कीजिए दोस्तों, ठीक है। जब आप इसका प्रसार करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे अपन पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 3 ABC आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और यहाँ पे माइनस सी ए, यही आएगा ना। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है 3ABC है। तो यहाँ पे ऐसा अपन क्या लिख सकते हैं 3ABC लिख सकते हैं, यहाँ पे 3ABC ये भी रहेगा, इसे ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0 आ जाएगी। तो ये वाले टर्म की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और ये वाले टर्म की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्वेश्चन पे किसके बारे में पूछा गया था, a प्लस बी बराबर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
इतना आप सभी लोग को समझ आया ना दोस्तों? कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबसे पहले 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर ही सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पिता की आयु उसके पुत्र के जन्म के समय की आयु की। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र के जन्म के समय उतनी थी जितने पुत्र के वर्तमान वर्तमान में पुत्र की आयु है। यदि 5 वर्ष पूर्व पुत्र के आयु 15 वर्ष थी तो पिता के वर्तमान आयु क्या ही आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु को यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन है, सन की वर्तमान आयु। ठीक है, सन की प्रेजेंट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे लिख दिया सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी दोस्तों, पहले कितनी थी 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व की बात की है तो 5 वर्ष पूर्व कितने थे दोस्तों, 15 थी। 5 वर्ष पूर्व की बोला था तो वर्तमान कितनी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, इसकी आ जाएगी 20 वर्ष। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, पुत्र के जन्म के समय, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये भी रही होगी 20 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पे क्या बोलना है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, तो पहले कितनी थी दोस्तों, 20 वर्ष थी, अब भी 20 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 20 + 20 बराबर यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 वर्ष। कौन सा ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सब लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे समय निकालना है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल, यही होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होता है। तो आपको ये पूछना होगा कि दूरी अपन कैसे निकालें। तो यहाँ पे रेलगाड़ी कितनी लंबी है दोस्तों, 342 मीटर। ठीक है, और रेलगाड़ी, यह रेलगाड़ी पुल कितना मीटर लंबा है दोस्तों, 438 मीटर। तो आपको क्या करना है, 342 + 438, इनको आप जोड़ देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी। चाल कितनी है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मीटर पे सब कुछ है, यहाँ पे किलोमीटर पे है, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों, 5/18 पे। इतना आ गया, तो 18 कम 18, 18 54 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 780 आएगा। 780 पे जब अपन 15 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 पंजे 75, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो यानी कि 15 दूनी 30। ठीक है, तो 52 सेकंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को ब्याज की दर निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये बताना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, आपने है ये ऐसा ही लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या रहेगा दोस्तों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे सभी होता, यही होता ना, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बराबर बटे 100, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग सोचेंगे कि ऐसा ही कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल कितना है, 4500 है, और यहाँ पे मिश्रधन कितना है दोस्तों, 6525 है। जब आप इसको इससे घटाएंगे ना, 6525 को 45 से जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब इसे घटाएंगे दोस्तों तो 2025 यहाँ पे इसका थर्ड वेब आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल था 4500, तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया। आर यहाँ पे कितना है दोस्तों, आर अपने को फाइंड करना है। टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, टी की वैल्यू है 5। ठीक है, यहाँ पे हमने बटे 100 कर दिया, ये आ गया। अब ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सीधे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 5 यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 5 को 20, 0 वाली पे जाएगा, इसके बाद 25 ये आ जाएगा। इसके बाद आपको 45 से काट 5 से फिर से काटना है, तो अच्छा 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा ठीक 40, 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 9 81, यानी कि 9% यहाँ पे इसका ब्याज रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई भी दिक्कत हो तो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखर एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए, यदि उसने 656 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, आपको ये बताना है। दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बताया गया है, क्वेश्चन पे 82% की वैल्यू कितनी बताई गई है, 656 बताई गई है।
तो 1% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1% की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। तो 82 पे 656 पे आपसे मतलब 82 को भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 656 में आपको 82 का भाग लगा देना है तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 8 आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जो परीक्षा का पूर्णांक होता है हमेशा पूर्णांक पे होते हैं, ठीक है? तो आपने को क्या करना है दोस्तों? इसके 100% की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो इसकी 100% की वैल्यू क्या है दोस्तों? 8 और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 8 से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि प्रखर ने परीक्षा पे 800 अंक प्राप्त किए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन था आप सभी लोग याद कर ही सकते हैं। बीसीआईएल ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये देके आप सारा स्टडी मटेरियल मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ 29 रुपये में मैं आपको 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर, 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट के मॉडल पेपर और जितने भी मेरे नोट्स थे ना, सारे नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये मॉडल पेपर जो रहेंगे ना, इनके विधिवत सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पूरे मॉडल पेपर का मैं यहाँ पे डिस्कशन कराऊंगा। तो 29 रुपये पे दोस्तों आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं, ठीक है। इन मॉडल पेपर को प्राप्त करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों? समतल दर्पण की अब दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं तो बस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अपन इन क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने बचपन से ये पढ़े होंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपतन कोण कितना है? 60 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 होगा। सिंपल सा है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी कंट्रोल यूनिट में निम्नलिखित में किस सेट के संचालन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल वे में आपसे पूछूंगी जो टीवी वाला रिमोट होता है उसमें किस तरंग का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बर्तन बनाने पे जर्मन सिल्वर का एलॉय क्या किया है? यानी कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं पाए जाते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु पाई जाती है आपको ये बताना है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। बस आप सभी लोग ध्यान से सोचिए दोस्तों और इसके आंसर को बताइए, ठीक है। तो जो जर्मन सिल्वर होते हैं ना, तो जर्मन सिल्वर पे सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? कॉपर होता है, इसके बाद जिंक होता है और इसके बाद निकल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक डालने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों पानी में जब अपन नमक डालेंगे ना तो सबसे पहले जब अपन इसका इसका क्वथनांक क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा और इसके बाद हिमांक इसका घट जाएगा। यानी कि पानी में जब अपन नमक डालते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिसे अपन फोटॉन कहते हैं। सिंपल सा था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो फ्यूज का सिद्धांत होता है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन जो है ना किसकी इकाई है दोस्तों? ज्योति फ्लैस्क की है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैंने आपको जनरल साइंस के 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है। इसके बाद दोस्तों साइंस वन लाइनर की पीडीएफ भी दी है। यदि आपने उन वीडियो को मतलब उन पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लिया ना तो आप मान के चलिए दोस्तों आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पीडीएफ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आप उन पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। दोस्तों उनकी वीडियो भी मैं आपको अपने यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ना साइंस 2000 वाली और यहाँ पे वन लाइनर वाली, तो आप ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी हूँ। आप वहां से भी डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है कि एक न्यूटन बराबर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग बस दिमाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 1 न्यूटन होगा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी आपको ये बताना है। तो दोस्तों कोई कार्य कर थोड़ी ना रहा है, 40 मतलब 4 किलोग्राम का एक बैग है उसे पकड़ा बस है, ठीक है। 30 सेकंड तक पकड़ा है तो कोई कार्य तो किया नहीं। तो यहाँ पे कार्य की मात्रा क्या रहेगी दोस्तों? शून्य रहेगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो
मोड बनेगा ना, cos 90 बनेगा, cos 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई टच ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? हाई टच से क्या मापा जाता है, आपको क्वेश्चन पे ये पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोग इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो हाई टच भी क्या मापते हैं दोस्तों? ध्वनि की आवृत्ति मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग को समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी अपने को सॉल्व करना है, तो बस आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे ये बताइए दोस्तों, जो दर्पण सूत्र होते हैं, यानी कि जो लेंस सूत्र होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता है ना दर्पण सूत्र, तो यही होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे फोकस दूरी कितनी है? 40 दी गई है, और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह है ना, प्रतिबिंब की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो अपने को u की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, f की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है दोस्तों? v की वैल्यू 8 है। अपने को u की वैल्यू को फाइंड करना है कि यहाँ पे u की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अपने को क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे u की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/40 मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 1/u की वैल्यू कितनी है दोस्तों? u की वैल्यू को तो आपने फाइंड ही करना है। v की वैल्यू कितनी है दोस्तों? v की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो आप इतना सॉल्व कर सकते हैं ना, तो मैं ही कर देता हूँ। आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/40 मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे -1/8 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/u आ जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग इसे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 40 है और 8 है, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 40 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? u आ जाएगा, यही आएगा ना। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा? मैं सीधे यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -5/40, और यहाँ पे आ जाएगा u, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा, लेकिन दोस्तों माइनस को अपन काउंट करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? u की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी डाउट हो फिर से पूछ लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष किरण सौर विकिरण मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों? पाइरेलियोमीटर का यूज किया जाता है। प्रत्यक्ष किरण सौर विकिरण के मापन के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों? पाइरेलियोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। आवेग किसके तुल्य होता है दोस्तों? तो जो आवेग होता है ना, संवेग के बराबर होता है। क्वेश्चन पे ये पूछा गया था। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। अपने को ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तो तार गर्म हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी लोग को समझना था। डिस्क धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो डिस्क धारा की आवृत्ति होती है 0। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों को किस क्रम पे जोड़ना चाहिए? अब यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों को किस क्रम पे जोड़ना चाहिए? तो समांतर क्रम पे जोड़ना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, 11 किलोग्राम की एक वस्तु है, जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, आपको ये बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पी एम जी एच, यही होता ना। और यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 11 है। जी की वैल्यू कितनी रहेगी, 9.8 रहेगी। और यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, 8 है। बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 862.4 जूल। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर ही सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये मुझे ये बताइए कि दोस्तों भार बराबर क्या होता है? तो भार बराबर होता है mg होता है, यही होता है ना। भार बराबर क्या होता है, mg होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे भार कितना है, 450, ठीक है। m की वैल्यू को अपने फाइंड करना है, और g की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9.8 है। तो 450 से जब आप 9.8 का भाग देंगे, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40
5.9 kg आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सोनार का फुल फॉर्म बताना है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे, बस आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है आपको ये बताना है। तो MgCl2 का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक यौगिक दिया गया है, अब आपको ये बताना है कि इसका नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप एग्जाम पे कभी भी आ सकते हैं। तो इस यौगिक का IUPAC नाम क्या रहेगा दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन। दोस्तों मैंने IUPAC नाम तो आपसे पूछ लिया, अब मेरे को आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो ये कंपाउंड दिया गया था ना, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 अभिक्रिया बताई गई हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन से संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन मतलब जो जुड़े या आपस में। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोराइड है, ये दोनों आपस में जुड़ के मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर लेड नाइट्रेट क्या देता है। गर्म करने पर लेड नाइट्रेट क्या देता है आपको ये बताना है। यानी कि PbNO3 क्या देता है आपको ये बताना है। ठीक है, PbNO3 यहाँ पे क्या देता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो गर्म करने पर जो लेड नाइट्रेट होता है ना, आपको ये बताना है कि क्या देता है। तो गर्म करने पर जो लेड नाइट्रेट होता है, PbO और NO2 देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं पे ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की प्राप्ति। ऑक्सीकरण मतलब दोस्तों ऑक्सीजन की प्राप्ति, सिंपल वे पे यही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थानांक की इकाई कितनी होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोला है ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थानांक कितना होता है दोस्तों, समय इनवर्स होते हैं, यानी कि प्रति समय होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं ना, आप कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आपके एग्जाम पे हूबहू यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों आप सभी लोग को क्या करना है, मॉडल पेपर से क्वेश्चन को देखना है और उस लेवल पे आपको उन टॉपिक को कंप्लीट करना है जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोग समझ पा रहे हैं ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। होपफुली आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है, निम्नलिखित में से इनमें हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल होते हैं। हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल किसमें होगा दोस्तों, HF2 में। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखा जाता है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है उसे जल पे रखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि टेट्राहेड्रल होते हैं सल्फेट आयन की संरचना। तो इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यदि आप NPCL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, NPCL पे जो ऑपरेटर का एग्जाम होता है ना, उसके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैं आपको सिर्फ 29 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूं। आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं कंप्लीट नोट्स PDF सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ ही साथ मॉडल पेपर के सोल्यूशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सब लोग खुद देख सकते हैं, मैंने इन मॉडल पेपर को डिजाइन करने में बहुत मेहनत की थी। ठीक है, आप सब लोग इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ 29 रुपये की हेल्प करके इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। दोस्तों आप सब लोग खुद देख सकते हैं मैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए किस तरह से मॉडल पेपर मैंने डिजाइन किए हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं 10 प्रीलिमिनरी टेस्ट, 15 एडवांस टेस्ट और यहाँ पे PYQ, यदि इंटरेस्टेड हो तो आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।